हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, SSC GD की क्लासेस काफ़ी अच्छी हमने करवा दी है और पूरा कोर्स SSC GD का रीजनिंग और जीके का हमने कंप्लीट करवाने के बाद भी रिवाइज भी आपका अच्छे तरीके से करवा दिया है। तो जो दोस्त भी हमारे साथ हमने हमारी पूरी क्लासेस जिसने भी देखी है तो उसका पेपर अच्छा हुआ होगा और काफ़ी अच्छा हुआ होगा, और पेपर अच्छा होगा तो आपका सिलेक्शन भी पक्का होगा। ओके दोस्तों, आज हमारी 77 नंबर की क्लास है और 76 नंबर की क्लास जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके देख लेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और पेपर में जाने से पहले एक बार आप इस क्लास को देख करके ज़रूर जाएंगे, क्योंकि क्या है कि इन क्लासेस से काफ़ी क्वेश्चन फंस रहे हैं। 8-8 10-10 क्वेश्चन एक क्लास से फंस रहे हैं ना। तो जो भी, जैसे मान लीजिए कि आपका कल एग्ज़ाम है तो कल जाने से पहले आप देख लेंगे तो उस क्लास में से आपको पक्का कुछ ना कुछ देखने को आपके पेपर में मिलेगा ज़रूर, ठीक है ना। और आपने सारी क्लास लिए तो आप 100% जीके और रीजनिंग तो 100% करके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आप आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। करीब 70 के आसपास क्वेश्चन कराऊंगा इस क्लास में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ओके, बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। चलिए, ये कह रहा है हैदराबाद का जुड़वा नगर है। बताइए भाई, हैदराबाद का जुड़वा नगर है, जुड़वा नगर है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? कौन सा है? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद हैदराबाद का जुड़वा नगर अगर आपसे पूछता है तो क्या कहेंगे? सिकंदराबाद। चलिए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं और वही करवाऊंगा जो परीक्षाओं में आते हैं। क्या पूछ रहा है? हुड्रू जलप्रपात निर्मित है। बताइए, जल प्रपात निर्मित है किस नदी पे है? हुड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे। कहाँ पे है? स्वर्ण रेखा नदी पर। ओके दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी पे। चलिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गोकक जलप्रपात किस जिले में, किस जिले में स्थित है? बताएं भाई, किस जिले में स्थित है? बेलगांव में है दोस्तों। कहाँ पे है? बेलगांव, बेलगांव में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताएं, भारत में प्रवाहित होने वाली यहाँ पे है होने वाली, ओके, होने वाली सबसे बड़ी नदी। बताइए, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ओके दोस्तों, गंगा नदी। और जो लिखने में कोई भी मेरे से मिस्टेक होती है तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। आपको मैं बाकी पढ़ के तो बता ही रहा हूँ, ओके, आप वैसे लिख लेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। बताएं भाई, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। ओके दोस्तों, ये नोट्स मैंने बना रखे हैं, काफ़ी अच्छी इसमें जीके मैंने बनाई है, एनालिसिस कर करके बनाई है ये सारी जीके। चलिए, अगला कह रहा है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी। बताएं भाई, सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, कौन सी है दोस्तों?
गोदावरी है, गोदावरी। चलिए अब ये कह रहा भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? किस नदी पर किया गया? क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे, आंसर एक बार लिखवा देता हूँ फिर पढ़वाता हूँ। दामोदर, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? किस पे किया गया था? दामोदर नदी पे, ओके। चलिए अगला कह रहा है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बताएं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? बताइए भाई, किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पे। किस पे? नर्मदा नदी पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे निर्मित है? किस नदी पर निर्मित है? बताएं भाई, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे निर्मित है? सतलज नदी। कौन सी है? सतलज नदी। दिख रहा है ना, मैं खड़ा होकर लिखवा रहा हूँ तो आपसे ऐसा तो नहीं हो रहा मुझसे छिप जा रहा है क्वेश्चन। देख लेंगे, ठीक है, देख लेंगे। चलिए ये क्या कह रहा है काकरा पारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकरा पारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? बताइए भाई, काकरा पारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? किस नदी से? ताप्ती नदी से। किससे? ताप्ती नदी से, ओके। चलिए अगला क्या कह रहा है मानसून किस भाषा का शब्द है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानसून किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है मानसून, ओके मेरे भाइयों। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे एक बार, आंसर लिख दूं पहले, यहाँ पे लिख देता हूँ अल मसूदी, ओके। क्या कह रहा है भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? कौन था अरब विद्वान? अल मसूदी, ओके। दिख रहा है इधर तक? देखता हूँ मैं, दिख रहा है आपको? सारा दिख रहा है, ठीक है। और क्या है कि वर्ड छोटे तो नहीं लग रहे आपको? छोटे लिखे हुए हूँ कहीं? बता देंगे मुझे कमेंट में, बता देंगे। चलिए ऊपर से दोबारा से लिखवाते हैं, ओके, अच्छे से दोबारा से लिखवाते हैं। हाँ
और क्या है कि भाई जो दोस्त नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। ओके, सबसे पहले पहुंच जाए। और ये बोर्ड पे से ये डस्टर मिटाने में भाई दिक्कत कर रहा है बहुत। चिकना चिकने कपड़े का बना दिया है मैंने डस्टर। और वीडियो में ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसमें पिछली क्लास भी दे रखी है हमने 76 नंबर की। ये 77 नंबर की है, वो 76 नंबर की है। तो वहाँ जाके जिसका भी छूट गया हो ना पिछली क्लास, वो देख लेंगे। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? किस राज्य में है? बताइए। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। ओके, क्या कह रहा है? नामदफा वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। अब कह रहा है भाई डाम्फा वन्यजीव, डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? कौन सा? डाम्फा, ये डेडमरू है। डाम्फा वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम में है दोस्तों, मिजोरम। ओके, मिजोरम में। अगला पूछ रहा है रणथंबोर, रणथंबोर, रणथंबोर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? रणथंबोर, बताएं भाई। रणथंबोर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान में रणथंबोर वन्य जीव अभयारण्य। ओके, अगला कह रहा है भाई काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान स्थित है। बताइए कहाँ पे स्थित है? जोरहाट, और जोरहाट असम में, असम। ओके, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जोरहाट असम में, जोरहाट असम में। अगला कह रहा भाई मानस, मानस वन्यजीव अभयारण्य, अभयारण्य किस राज्य में है? बताएं किस राज्य में है? असम में। क्या पूछ रहा है? दोबारा से देख लेंगे। मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। अगला क्वेश्चन है, सारे इंपोर्टेंट है वन्यजीव अभयारण्य के जितने भी है, देखिए नामदफा, ये डाम्फा, रणथंबोर, काजीरंगा, मानस, ये सब इंपोर्टेंट है, कोई सा भी मिस नहीं करेंगे इसमें से। ओके, अगला कह रहा है भारत में, भारत में सबसे अधिक, सबसे अधिक जौ उत्पादन करने वाला राज्य, उत्पादन करने वाला राज्य है कौन सा है? बताएं भाई कौन सा है? क्वेश्चन पढ़ लेंगे दोबारा से। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ऊपर से ले लेंगे। मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? असम में। भारत में सबसे अधिक जौ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, कर्नाटक है। ओके, कर्नाटक। चलिए अगला कह रहा है, और ये जितने भी वन्यजीव अभयारण्य लिखवाए ना इम्पोर्टेंट है, लिखेंगे इसको एक कॉपी में। अगला कह रहा है कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? बताइए
कौन सा स्थान है? तीसरा। ओके, तीसरा स्थान है। अगला कह रहा दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है। दुलहस्ती बताइए। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे है दुलहस्ती। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे। ओके, चिनाब नदी पे दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे। इसे भी अंडरलाइन कर लेंगे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला कह रहा है भाई लोकटक शक्ति परियोजना। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में है? किस राज्य में है? कहाँ पे? मणिपुर में है। मणिपुर। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में है? मणिपुर में। अगला कह रहा भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना 1998 ईस्वी में कहाँ हुई? ईस्वी में कहाँ की गई थी? बताएं भाई, कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में की गई थी। दार्जिलिंग। ओके, और दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग कहाँ है? पता है ना, पश्चिम बंगाल में भाई दार्जिलिंग। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना 1998 ईस्वी में कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग कहाँ है? दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला कह रहा है प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? कहाँ पर स्थापित किया गया? बताएं भाई, कहाँ पर स्थापित किया गया? शिव समुद्रम में। ओके, चलिए भारत में जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? शिव समुद्रम में। मिटा दें इसको? मिटा देना, ऊपर से और लिखवाते हैं। ठीक है, 60 प्लस क्वेश्चन करवा दूंगा आपके इसी क्लास में। 60 से 70 क्वेश्चन कितने करवाऊंगा? 60 से 70 के बीच में होंगे दोस्तों, तो टेंशन ना ले। क्लास में अच्छे से बने रहें, एंड तक क्लास को देखेंगे, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। सपोर्ट करें भाई, सपोर्ट करें, हम आपके लिए लगे हुए हैं। तो आपका इतना फ़र्ज बनता है कि वीडियो को देखने के बाद आप सपोर्ट तो कर ही सकते हैं, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। सब्सक्राइब के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, तो आपको इतना तो बनता है कि आप इतना करें। ओके, चलिए अगला है भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? बताएं भाई, कब चली? 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी। ओके, प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी। अब ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, अंडरलाइन कर रहा हूँ इसीलिए इन सब पे आपको ध्यान से लिखना है। ये कह रहा भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी। विद्युत संचालित रेलगाड़ी
रेलगाड़ी थी। कौन सी थी? डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन थी। ओके, डेक्कन क्वीन। ओके, चलिए अगला कह रहा है, अगला कह रहा है कौन सी रेलगाड़ी देश में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? कौन सी रेलगाड़ी, कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे, देश के सबसे लंबे रेल मार्ग, ठीक है ना, रेल मार्ग पर चलती है, चलती है, रेल मार्ग पर चलती है? कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, मार्कर दूसरा ले लेते हैं, अब ये फीका हो गया मार्कर भाई, रेड वाले से करेंगे अब। ठीक है, चलो ओके। अगला कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? बताइए कहाँ है? गोरखपुर में, गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ओके, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म। अगला कह रहा है देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। अब तो बुलेट ट्रेन हो गई, इससे पहले कौन सी थी? इससे पहले थी भाई शताब्दी एक्सप्रेस। ओके, शताब्दी। तो ये वाला मत लिखो कभी आप गलत याद कर लो। चलो, ये कह रहा है मंगोल अर्तुगरुल गाजी वाले मंगोल, मंगोल प्रजाति समूह का आदि स्थान है, का आदि स्थान है। कहाँ है? चीन। अर्तुगरुल गाजी में देखे ना मंगोल, वही मंगोल है। क्या कह रहा है? मंगोल प्रजाति समूह का आदि स्थान है चीन में। ओके, अगला कह रहा है किस मानव प्रजाति के लोग भारत में सबसे अंत में आए? भारत में सबसे अंत में आए। बताइए किस मानव प्रजाति के लोग आए? ये है नार्डिक। ओके, नार्डिक प्रजाति के लोग भारत में सबसे अंत में आए। चलिए, अब अगला कह रहा है भारत में कितने प्रकार के रेलमार्ग हैं? भारत में कितने प्रकार के रेलमार्ग हैं? 3 प्रकार के। ओके, अगला कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है, कितनी होती है? ये दोबारा लिखवा दिए क्या मैंने? क्वेश्चन दोबारा लिखवा दिए लग रहा है। मानव प्रजाति के लोग 90 गिरोह। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन ना मैंने पिछली क्लास में करवा दिया था, ये वाला। तो चलिए, बाकी सब ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करवा दिया था, ये वाला पिछली क्लास में देख लेंगे। वो पिछली क्लास के क्वेश्चनों पे चला गया था मैं। चलो, अब ये अगला कह रहा है भाई बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे है? राजस्थान में है भाई, राजस्थान। आरजे, राजस्थान में।
चलिए अगला कह रहा है झारखंड राज्य में सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। कौन सी है? झारखंड राज्य में सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। ओके, संथाल जनजाति सबसे बड़ी है। अगला कह रहा है कोच्चि का जुड़वा नगर है। कौन सा है भाई? बताएं। अर्नाकुलम। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? अर्नाकुलम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित गलत लिख दिया यहाँ पे। विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। ओके, रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगला कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? बताइए। और इन्हीं के नाम पे ये लाइन का नाम रखा गया था, सर कैलिर रैडक्लिफ। कौन थे? सर कैलिर रैडक्लिफ। यहाँ लिख दूँ? यहीं लिख लो, दिख जाएगा इधर तक, रैडक्लिफ। ओके, क्या कह रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? सर कैलिर रैडक्लिफ ने। दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आपको इधर तक दिख रहा है? हाँ, बहुत अच्छे दिख रहा है मेरे दोस्तों, दिख रहा है। मिटा लें? चलिए ऊपर से दोबारा से लिखवाते हैं, दोबारा स्टार्ट करवाते हैं ऊपर से। करीब 60 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इस क्लास में। कितने? 60 प्लस। सब कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, तो क्लास से एंड तक जुड़े रहें, बीच में ना जाएं, कहीं भी बीच में नहीं जाएंगे दोस्तों। ओके, चलिए फुर्ती में कर लेते हैं। ये डस्टर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, साफ नहीं करना सही से, है ना। चलो अगला कह रहा है भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा का निर्धारण करती है? भारत और चीन की सीमा रेखा कहलाती है। इस तरीके से शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। ओके, कहलाती है मैकमोहन रेखा। कौन सी है? मैकमोहन रेखा। चलिए अगला क्या कह रहा है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी बहती है भाई? नर्मदा नदी। नर्मदा। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। अगला कह रहा है कौन सी नदी जो एक विभ्रंश घाटी
घाटी से होकर बहती है, होकर बहती है। ओके, कौन सी है? नर्मदा। दोनों क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेंगे एक बार। देखिए ऊपर वाला क्या कह रहा है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी है, ठीक है। अगला नीचे क्या कह रहा है, कौन सी नदी जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। दोनों ही कंडीशन में नर्मदा नदी है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तापी नदी। ओके, तापी नदी। आ रहा है समझ में? चलो बहुत अच्छे। अगला कह रहा है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दो भागों में विभाजित यहाँ लिख लेते हैं, करती है। बताइए कौन सी है? नर्मदा। क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन लंबा होगा उसे हम दोबारा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है, मतलब दो भागों में अलग करती है? नर्मदा नदी है वो, नर्मदा नदी। अगला कह रहा दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? बताइए भाई, कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। ओके, चलिए अगला कह रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? किस मानसून से होती है? बताइए, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। ओके, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए अगला कह रहा है किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? बताइए कौन सा राज्य है? कौन सा है? तमिलनाडु है, तमिलनाडु। अब हमारे दोस्त सोच रहे होंगे ऊपर तो कुछ और बोला था। देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? तो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा इस मानसून से होती है। लेकिन फिर कह रहा है किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? तो ये तमिलनाडु में नहीं होती है, बाकी अधिकतर राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। अब ये कह रहा भाई दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? किस राज्य में होती है? किस राज्य में होती है भाई? केरल में। ओके, केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून से किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? केरल में होती है। अगला कह रहा है भाई भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है।
शीतकालीन वर्षा का कारण है। बताइए भाई, वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ, ओके, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है, क्या है? शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। ओके, चलिए मिटा देते हैं, ऊपर से दोबारा लिखवाएंगे। 60 से 70 क्वेश्चन लिखवाने वाले हैं। कितने? 60 से 70 क्वेश्चन, तो कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। ओके, 60 से 70 क्वेश्चन में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, सारा कवर कर देंगे। ओके, 60 से 70 में। और बाकी डेली 50 क्वेश्चन मैं आपको करवाता ही हूँ एक्सपेक्टेड एसएससी जीडी के। एसएससी जीडी के बाद जो है ना, हम अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल का चलाएंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल का। अब ये पूछ रहा है, देखिए, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ पे स्थित है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ पे है भाई? मांडला मध्य प्रदेश, एमपी लिख लेंगे, मांडला मध्य प्रदेश में। ओके, अगला कह रहा भाई, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है, ऐसे भी लिख लेंगे, किस राज्य में है? कर्नाटक में। कौन सा पूछ रहा है? बांदीपुर, कर्नाटक। ओके, देखिए, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में? कर्नाटक में। ओके, चलिए, और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान? मांडला मध्य प्रदेश में। अब ये कह रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मुझे पता है कुछ दोस्तों के दिमाग में अब कन्फ्यूजन चल रही है ना? क्या कन्फ्यूजन चल रही है? कन्फ्यूजन ये चल रही है, ऊपर वाला भी कुछ ऐसे ही लग रहा है ना, लेकिन यहाँ क्या है? कान्हा किसली है ये? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मांडला मध्य प्रदेश। अब ये पूछ रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यहाँ पूछ लिया राज्य, तो मध्य प्रदेश। और यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन एक ही है, यहाँ पे मैंने जगह का नाम लिखवा दिया, ये है मांडला, और मध्य प्रदेश इसलिए लिखवा दिया जिससे कि आपको याद हो जाए। अब ये क्वेश्चन आ गया नहीं आ गया? वही सेम ही क्वेश्चन है। ओके, उसके साथ बस ऐसा हुआ था, मैंने राज्य तुरंत ही लिखवा दिया, मुझे पता नहीं था आगे आ जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए, अगला कह रहा है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। यह भारत में किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, ये है राजस्थान में, है ना, और ये बब्बर शेर के लिए है। बब्बर सही लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ है, अरे ब्रैकेट मत लगाओ, बब्बर शेर के लिए। ठीक है, ये पूछ लेता है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है राजस्थान में, यहाँ लिख लेंगे राजस्थान में, और बब्बर शेर के लिए ये प्रसिद्ध है, इसमें बब्बर शेर है। चलिए, सही कह रहा है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय रसदार
रसदार फल अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पे है बताएं भाई, कहाँ पे है? नागपुर में। नागपुर राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र है नागपुर। नागपुर का है महाराष्ट्र में। ये पूछ रहा है भाई, झूम है एक क्या है? कृषि का एक तरीका। कृषि का एक तरीका। ओके, झूम है एक कृषि का तरीका। अगला कह रहा है, भारत में स्वच्छ जलीय मछली। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बताइए कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ओके, चलिए मार्कर में ना इंक डाल रहा था और इंक डल गई है। चलो अब अच्छा चलेगा। क्या कह रहा है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। झींगा मछली लिख लेंगे, झींगा मछली उत्पादन। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है? गोल क्रांति का संबंध है। गोल क्रांति का आलू उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से और गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली उत्पादन से। अगला कह रहा है, भारत में किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? उद्योग की राजधानी कहा जाता है। बताएं भाई किसे? बेंगलोर को। किसे कहा जाता है? बेंगलोर। ठीक है, मिटा दें अब इसको, मिटा देते हैं, देख लें। ठीक है, चलो मिटाते हैं फटाफट से और करते हैं। 60 प्लस क्वेश्चन। क्या कहा था हमने आपसे? 60 प्लस, तो 60 प्लस ही करवाएंगे। 60 प्लस क्वेश्चन ही करवाएंगे, इससे पहले क्लास बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देंगे। चलिए, आवाज़ में थोड़ा आपको फ़र्क लग रहा होगा, है ना, क्योंकि वीडियो ना रात में शूट कर रहा हूँ मैं, रात में शूट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी आवाज़ में आपको फ़र्क लग रहा होगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? बताइए किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर लोहा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। अब क्या रहा है अगला? कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई है 760 किलोमीटर। ओके,
अगला कह रहा भाई ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। राइट मार दे रहा हूँ लो। कह रहा भाई कोंकण रेल मार्ग, कोंकण रेल मार्ग किन राज्यों से होकर गुजरता है, से होकर गुजरता है। कोंकण रेल मार्ग किन राज्यों से होकर गुजरता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। 4 राज्य हैं। यहाँ तक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कोंकण रेल मार्ग किन राज्यों से होकर गुजरता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। ओके चलिए अगला क्या कह रहा है? भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम बताएं। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेल का नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस, यहाँ लिख देते हैं समझौता एक्सप्रेस है मेरे दोस्तों। अगला कह रहा है भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? भारत में वायु परिवहन का विकास कब हुआ? 1911 ईस्वी में। ओके 1911 ईस्वी में हुआ था विकास। फिर ये कह रहा है भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा आरंभ की गई। वायु सेवा प्रारंभ की गई। कब की गई भाई? कराची एवं चेन्नई के बीच भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई। ये पूछ रहा था कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ की गई थी? कराची से चेन्नई तक। कराची एवं चेन्नई के बीच। कराची पाकिस्तान, चेन्नई भारत। ओके भारत की प्रथम वायु सेवा अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी कराची पाकिस्तान से लेके, मतलब इंडिया जो भारत के चेन्नई से था वो कराची पाकिस्तान तक था। ठीक है वहाँ तक चली थी ये वायु सेवा जो पहली चली थी। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? बताइए भाई। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? लॉर्ड मेयो के शासन काल में। चलिए अगला कह रहा है कि भारत में जनगणना का क्रमवार ठीक है क्रमवार आंकलन कब से प्रति 10 वर्ष, समझ लेना ये क्वेश्चन, प्रति 10 वर्ष के
अंतराल, प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। बताइए कब से किया जा रहा है? 1872 ईस्वी से। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। देखिए, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल किया जा रहा है? 1872 ईस्वी से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? बताइए भाई। आंसर है 1921। ये कह रहा है भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? 1921। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने 60+ क्वेश्चन कहा था, 60+ आपको क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। ठीक है भाई दोस्तों, अब आपका काम रह जाता है क्या कि अपने इस YouTube चैनल को एग्जाम सिटी, कहाँ लिखूँ? यहाँ पे लिख लो, एग्जाम सिटी। इसको आपको सपोर्ट करना है। सपोर्ट कैसे करना है? सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, बेल आइकन को भी ऑन कर लें। डेली हम एक वीडियो डालते हैं जीके की, तो क्या है कि सबसे पहले आप तक नोटिस जाएगा। 10 बजे डेली मैं अपलोड कर देता हूँ इन वीडियो को। और इससे पिछली क्लास 76 नंबर की क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें जाके देख लेंगे। ओके, ये काफ़ी हेल्पफुल क्लास होने वाली है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि एमए ही बनी हुई है, आप इन क्लासेस को देख के जाएं और मुझे बताना कि ऐसे सीजीडी में आपका आया या नहीं। ऐसे ही एनालिसिस करके मैं क्लासेस बना रहा हूँ जिस तरीके के क्वेश्चन सीजीडी दे रही है। ओके दोस्तों, चलिए तो अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें और मिलते हैं अगली क्लास में। अब तक के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।